देखिए क्या है कि अडोलेसेंस ये एक टाइम है जो कि है जिसको हम प्यूबर्टी भी बोलते हैं। तो इस टाइम से बच्चे के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो। तो ये जो टाइम है इसमें बच्चे काफी कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत ही इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं ओकेशनली। तो क्या है कि इस टाइम पे वो एक्चुअली वो लोग अपना जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको खोजना चाहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इस समय तैयार होते हैं। तो ये अपने ट्रू सेल्फ को जब वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम पे ऑब्वियसली वो लोग चाहते हैं कि वो अपना एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाए। एट द सेम टाइम उनको अपने पीयर ग्रुप में और उनके लाइफ के जो भी सिग्निफिकेंट अडल्ट्स है जैसे कि पेरेंट्स, वो एक्सेप्ट करें। तो ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है और एक काइंड ऑफ जर्नी है। तो ऐसे हेटेरोसेक्सुअल चाइल्ड्स के चिल्ड्रन के लिए भी ये डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियसली एलजीबीटीक्यू यूथ जो है उनके लिए तो डिफिकल्ट होगा ही। तो क्या है कि ये बच्चे कमिंग आउट जो बोलते हैं हम लोग, कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोजेट, ये लोग निकलना चाहते हैं, बाहर निकल के आना चाहते हैं। ये लोग बताना चाहते हैं ये कैसे है, क्योंकि एज अ क्लिनिशियन मैंने एक्सपीरियंस किया है। जितने भी मैंने एलजीबीटीक्यू क्लाइंट से बात किए हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो फीचर्स ऑफ डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, सुइसाइडल थॉट्स हो, जो भी है, ये इस वजह से नहीं होते हैं कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है या फिर उनका जेंडर आइडेंटिटी क्या है। इस वजह से होते हैं कि क्या मेरे पेरेंट्स मैं जैसा हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये जो बोझ होते हैं उनके अंदर, उनको ऐसा लगता है कि किसी तरह ये अगर वो निकाल सकते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये इटसेल्फ एक बोल देना ही एक रिलीफ होता है। तो वो लोग भी चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के लिए ये काफी मुश्किल टाइम है। ऑब्वियसली चाहते ही है कि उनके बच्चे के लिए वो लोग बेस्ट ही चाहते हैं, लेकिन ये जो अलग होना, डिफरेंट होना, इस चीज को खुद एक्सेप्ट करना, फिर सोसाइटी जिसमें हम बिलोंग करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वो भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये जो प्रोसेस है, ये सब सोचते सोचते पेरेंट्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि वो लोग बच्चे को एक्सेप्ट करे, उनसे बात करे। तो बेसिकली हमारा आज का जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर है कि पेरेंट्स के लिए ये रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाए और ये जर्नी जो है वो उन बच्चों की और पेरेंट्स के लिए एक सुंदर जर्नी हो जाए, बस यही है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। बेसिकली जैसे आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें उठाया है जिस पे मैं भी फोकस करना चाहता था, कि आपने बताया कि उनको ये होता है कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, प्लस जो उनको सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बुली होते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ एक डिफरेंट टाइप का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उनका कोई फ्रेंड नहीं बनता, उनको कोई एक रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। तो उनकी वजह से ऐसे कितने केसेस पीछे हमें सुनने को मिले थे जिनके कुछ ऐसे एलजीबीटी क्यू के साथ कनेक्टेड पर्सन थे जो ऐसी फीलिंग्स रखते थे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग, कि अट्रैक्शन उनको सेम सेक्स से था या इस टाइप की चीजें थी। तो वो लोग सुसाइड की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो रहे थे, तो उनके अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा था, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आ रहा था। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू हमें उनकी इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो डॉक्टर अंशुल ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम डॉक्टर अंशुल। Good आप evening. Good evening. गुड इवनिंग डॉक्टर अंशुल। Please continue the session. जी सर। तो सर हमने सिर्फ अभी सर इंट्रोडक्शन की ही बात की है। Okay. So please continue the introduction. I am saying continue introduction. जी सर प्लीज। अभी हमने इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे थे, तो वही मैं बता रहा था बेसिकली कि ये जो प्रॉब्लम है, जब मैम ने एक पॉइंट उठाया कि ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन जो है, ये नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन की वजह से लोग डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर बढ़ती है। तो रिगार्डिंग टू दैट सर, आप एलजीबीटी क्यू के ऊपर क्या लैंडलाइट करेंगे?
तो बेसिकली मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप ऑल यंग पीपल दे स्पेंड टाइम exploring their identity and developing a sense of who they are. This includes the thinking who they are attracted to. That means the sexual orientation. That means either they are attracted to the same sex or they are attracted to the opposite sex. Some young people will realize that they like girls, like boys may like girls, boys may like boys, or girls may like girls. Like they can be lesbians, they can be gay, they can be bisexual, they can be trans, as per their sexual orientation or as per their gender identity. So being lesbian, gay, or bisexual or trans can feel like extra pressure for young people. Because extra pressure क्यों है? Because society में heterosexuality ही accepted है, homosexuality कभी accepted है ही नहीं. यदि स्कूल में होगा, they can feel extra pressure, to some extent staff, peer or any kind of community. So I think they often worry. इनमें डेफिनेटली वरीनेस बढ़ती है, डिप्रेशन सिम्टम्स बढ़ते हैं, एंजाइटी सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं. आइदर दे आर एट स्कूल, दे आर सोशली और एट होम. इनफैक्ट पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज पर इंडियन कल्चर एंड दे रिएक्ट नेगेटिवली टू इट. एंड टू ऑफन दे as the person these kind of people, they are experiencing bullying. So basically जब वो bullying होगा, isolate feel करेंगे, they are neglected by the society, definitely there will be depression, there can be anxiety, there can be some mental health problems. So this was my limelight on this, was my saying on this about about this kind of relationships. जी सर. तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बेसिकली जो पेरेंट्स के रिगार्डिंग मन में ये आता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि जो हमारा बच्चा है वो इन सब सेक्सुअल ओरिएंटेशन में वो सही है या नहीं. सही इन द सेंस कि ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या सेम जेंडर की तरफ हो रहा है, या क्या उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है. हाँ, मतलब हेटेरोसेक्सुअल है कि नहीं, या फिर जो कि नॉर्म है, जो ज्यादातर लोगों में है, वो चीज है या नहीं. तो जब भी ये सवाल किसी पेरेंट के दिमाग में आ रहा है, दैट मीन्स उनको बीइंग अ पेरेंट कोई साइन दिखा होगा, कुछ लगा होगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन दिमाग में आया है. तो ये अच्छी बात है कि वो सेंसिटिव है, वो ख्याल रख रहे हैं बच्चे की, खास करके जब वो एडोलेसेंट है. इस सिचुएशन में मैं ये कहना चाहूंगी कि एज ये टाइम जो है बच्चे ज्यादातर स्कूल, पढ़ाई या फिर फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, तो ये उनका एक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो वहां पे थोड़ा सा नजर देना चाहिए कि देखना पड़ेगा कि क्या अचानक ऐसा कुछ है कि जो बच्चा बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बात करता है, लोगों से मिलता जुलता है, सोशल इंटरेक्शन अच्छा है, क्या वो अचानक सोशली विथड्रॉ करने लगा है, ये देखना पड़ेगा. या फिर उनका जो ग्रेड्स है जैसा था उसमें अचानक एक डिटोरिएशन हो रहा है, ऐसा कुछ है या नहीं. या फिर अगर देखा जाए तो उनमें उनके स्कूल से कोई डिसिप्लिनरी कोई एक्शन लिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है. स्कूल में अचानक वो लोग जाना बंद करना चाहते हैं, जैसे कि एब्सेंटिज्म, जिसमें जो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं. ये सारी चीज है. उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक सडन शिफ्ट हो रहा है उनके दोस्तों के ग्रुप में, जो पहले थे वो वैसा नहीं है. या फिर इस टाइम पे क्या है कि कुछ रिस्क बिहेवियर्स भी डेवलप कर जाते हैं, कि सब्सटेंस लेना शुरू करते हैं बच्चे. ये सारे चीज जो कि आप जनरली नहीं देखते हैं बच्चे में, वो चीजें दिखने लगे, तो आप ये डेंजर साइन समझ सकते हैं कि हाँ, ये शायद टाइम है, मुझे एटलीस्ट बात करना चाहिए कि क्या है, क्या कुछ अलग है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में. तो ऐसे पेरेंट्स शुरू कर सकते हैं बात करना. जी 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 मैम, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया कि बताया कि हम बच्चों के बिहेवियर को नोट डाउन करें, उनकी एक्टिविटी को नोट डाउन करें. बच्चा अब कोई लड़का है तो वो लड़कियों के जैसे रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, या लड़कियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो के लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है. तो ऐसे कुछ बिहेवियर है जिनको हम नोट डाउन करके उनसे खुल के बात करनी ही जरूरी है, तब जाके हम उसके कंक्लूजन पे निकल सकते हैं
और साथ में ही किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लें। मोस्टली यहाँ पे केस जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट के पास मोस्टली आता है, ताकि वो उनके इंटरनल फीलिंग्स को फाइंड आउट कर सके, अनकॉन्शियस माइंड को वो एक्सप्लोर कर सके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जी सर, आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ कहना चाहेंगे सर? तो क्वेश्चन जरा रिपीट करेंगे एक बार? हाँ सर, अगर मुझे पता है कि मेरा बच्चा जो है वो LGBTQ की कैटेगरी में आ रहा है, तो उस चीज को मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि उसमें ये चीजें हैं या नहीं? तो बेसिकली उसका एक सिग्निफिकेंट और पोजिशन फीलिंग्स की तरफ हमें ध्यान देना है, उसका बिहेवियर कैसा है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है विद द सेम सेक्स और विद द ऑपोजिट सेक्स। एंड समटाइम विजिबल भी होता है, जैसे कि हम कुछ पेशेंट्स या कुछ हम पेशेंट्स देखते हैं, उनकी क्लोथिंग से हमें पता चलता है, उनके हेयर स्टाइल से पता चलता है। फॉर एग्जांपल कोई गर्ल्स होती हैं, दे प्रेफर बॉय कट, या जैसे स्मॉल बॉयज होते हैं, दे उनको ऑपोजिट जेंडर की ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, लाइक बॉयज वांट टू वियर ड्रेसेस लाइक फीमेल्स। सो हमें ये कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने की जरूरत है। एंड ऑब्वियसली इसके अलावा जेंडर वेरिएंट ये जो स्टार्ट भी होता है किस एज में हम देख सकते हैं, 2 to 4 years old, and gender variant they do not start displaying this trait until they go into adolescence. So basically जो उनके ड्रेसिंग सेंस से उनका ऑपोजिट कंफर्ट लेवल क्या है ऑपोजिट जेंडर की तरफ से, और जो साइन सिम्टम्स मोस्टली देखे जाते हैं वह एडोलेसेंस में देखे जाते हैं। जी जी, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी पेरेंट्स को पता चलता है कि वो इस कैटेगरी में बिलोंग्स कर रहा है, तो उसके साथ वो कैसे अप्रोच करे, कैसे वो इनिशिएट ले उनसे बात करने का? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे और बहुत ही बड़ी बात जो है वो ये कि पहले तो आपको पेरेंट को अपने मन को ये तैयार करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जैसा भी है वो मेरा बच्चा है, सो आई हैव टू एक्सेप्ट हिम एज ही इज। तो ये अगर हम अंदर से कर पाएंगे तो ही ये अप्रोच करना, बच्चों को पूछना, बात करना इजी रहेगा। तो पहला स्टेप ये है कि हम एक्सेप्ट कर ले एज हु दे आर। उसके बाद जो है कि हम धीरे धीरे उसको इनकरेज कर सकते हैं डायलॉग में, जैसे कि एक एकदम नॉर्मल बात शुरू कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है स्कूल, फ्रेंड्स के साथ, अपने हर दिन का बात हम कर सकते हैं बैठ के। उसके साथ मान लीजिए कि कोई एक एज अप्रोप्रिएट मूवी है जो पेरेंट और उनके चाइल्ड एक साथ बैठ के देख रहे हैं, देखते देखते शायद ऐसा कुछ जगह आए जहाँ पे कोई बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है या ऐसा कुछ, तो पेरेंट ऐसे इनिशिएट कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली ओके विथ मी, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको कैसा लगता है, आपका क्या राय है इस बारे में, ऐसा करके शुरू कर सकते हैं। एक चीज पेरेंट को समझना होगा कि वो जितना जानना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चे उनको बताना चाहते हैं, तो उनको एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ही चाहिए जहाँ पे वो लोग थोड़ा सा सिक्योर फील करे, सेफ फील करे और बताए। तो आप अगर ऐसे थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट करेंगे, इंटेरोगेशन जैसा नहीं, बिल्कुल आप सवाल नहीं कर रहे हैं पर क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं फ्रेंडली वे में, तो बच्चे बोलना शुरू करते हैं। जी 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 मैम। सर आप इसके ऊपर कुछ लाइमलाइट करेंगे सर? तो बेसिकली ऐसे जनरली क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए कि इफ योर चाइल्ड हैज टॉक्ड अबाउट इट, सबसे पहले तो उसके ओरिएंटेशन के बारे में, उसकी लाइकिंग, उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की हमें जरूरत है। और जो भी हमने कम्युनिकेशन करनी है, इट शुड बी ओपन एंड वी शुड नॉट ट्राई टू प्राई टू डीपली। एंड फिर पहले तो रैपो एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जैसे कि आपस में थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, सो दैट यू नो फीलिंग्स क्या है पहले बच्चा अपनी बताएगा, तभी पेरेंट्स समझेंगे। और पेरेंट्स को जजमेंटल नहीं होना है इस टाइम पे। तो इफ योर चाइल्ड हैज नॉट स्पोकन अबाउट दिस बट यू वंडर he might be questioning their gender identity, remember the parents often the last to know, because basically सबसे पहले तो फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर उनका रिस्पॉन्स, उसके बाद अवेयरनेस करवानी है। और यदि अवेयरनेस के लिए बेसिकली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? कम्युनिकेशन के थ्रू ही आएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, सो my say will be proper communication between parents and children। हो सकता है कि उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करें, पर सिंस एक्सेप्टेंस नहीं अगर कर पाते तो हो सकता है मुश्किल हो, पर आई थिंक दे शुड कीप ऑन ट्राइंग एंड हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड गुड रैपो विद देयर पेरेंट्स। तभी यू नो दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, वो ऑपोजिट जेंडर से क्या फील करते हैं, यू नो व्हाट इज द फीलिंग टुवर्ड्स, लाइक जैसे गे है, व्हाट ही हैज अ फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर गाय। सो
communication should be proper. ये मेरा से है. मैं आप दोनों की बात से एग्री करता हूं सर कि सबसे बड़ी बात है कि हम ये LGBTQ का टॉपिक जो उठा रहे हैं, हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि ये सही है या गलत है, हम इसलिए उठा रहे हैं कि इसकी वजह से वो जो लोग हैं जो वो सफर करते हैं, वो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सफर करते हैं. तो उनके उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब पेरेंट्स के लिए प्रायोरिटी क्या है? हमारे बच्चे की खुशी है? एज अ पेरेंट्स हमारी प्रायोरिटी क्या है? या समाज है? हमें इस चीज को ध्यान में रखना है. इस चीज को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बच्चे की फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे. जब हम बच्चे की फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे तब हम इस चीज के लिए उससे खुल के बात करने के लिए एग्री करेंगे. ऐसा कौन सा पेरेंट्स है जो अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कान नहीं देखना चाहेगा? सही है या नहीं है वो बात की बात है. आप पहले एक्सेप्ट करो कि उसकी ये फीलिंग्स है. जैसे मैम ने पहले बताया, फर्स्ट लाइन में मैम ने ये बोला कि एक्सेप्टेंस मस्ट है इस केस पे, कि उसकी ये फीलिंग है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. अब ये किस रीजन से है, क्या है, वो बात की बात आती है. फर्स्ट थिंग इज दैट की एक्सेप्टेंस, देन वी हैव अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड देयर पेरेंट्स. उसके साथ हम किसी अगर कंसल्टेंट, किसी काउंसलर को भी हम इंक्लूड करें तो काफी फ्रूटफुल वे रहेगा. बिकॉज क्या होता है, पेरेंट्स की एक अथॉरिटी फिगर दिखती है, बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, और कितनी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपा के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. तो इसलिए काउंसलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन बिटवीन, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन ब्रिज को बनाने के लिए. तो मैम का और आपका दोनों का पॉइंट्स ऑफ व्यू के साथ मैं जानना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन इज द वे इन बिटवीन, कि अगर हमें पता चल गया है कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और ये कैटेगरी डिफरेंट नहीं है आज की डेट में, इट्स अ सेम थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग. तो उसको एक्सेप्ट करके उनके साथ कम्युनिकेट करें और फाइंड आउट द राइट वे, ब्राइट फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन. जी मैम. तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब हमें ये क्लियर है, लेकिन जब कोई हमारे फैमिली का मेंबर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर मान लो कि अगर मेरा कोई बच्चा है वो LGBTQ में आ रहा है और मेरा कोई फैमिली का मेंबर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो और समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना होगा, तो सबसे पहले जो समझना होगा कि ये बीइंग यू नो इन हैविंग अ डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी अलग होना, ये कोई चॉइस नहीं है. दिस इज हु आई एम. तो ये हम ऐसे ही है. ऐसा नहीं है कि ये हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं. कोई डांट दे, कुछ काउंसलिंग कर दे तो चेंज हो जाएगा, ये होगा नहीं. तो आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट. आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये जर्नी जो होगा बहुत स्मूथ होगा. अगर आप एक्सेप्ट खुद कर रहे हैं तो उसके लिए जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना होगा, दैट इज यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ. आपको पढ़ना होगा इसको लेके कि ये क्यों प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, ये क्यों क्रिमिनलिटी नहीं है, ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये कोई डिसऑर्डर, एटलीस्ट होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ डिजीज. तो ये जब आप पढ़ेंगे, सारे रिसोर्सेस आप कलेक्ट करेंगे, जितने सारे ग्रुप्स है इवन इंडिया में भी अभी है जो कि LGBTQ रिलेटेड है, उनके वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा होता है ये एक्सपीरियंस एक्चुअली में. तो आप इसके बाद जो होगा कि हर एक सिचुएशन में आप अपने बच्चे के साथ खड़े हो सकते हैं. जैसे कि कोई, जैसे कि सर कह रहे थे कि कोई बुली हो रहा है, कोई मिसट्रीटेड हो रहा है, या फिर बच्चे जो है कि उनका जेंडर को लेके कोई जोक्स हो रहा है, तो ये सारी जगह पे आप खड़े हो सकते हैं उनके साथ, उनके सपोर्ट में. ये सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए. चाहे दुनिया से लड़ना पड़े, वो लोग तैयार हो जाते हैं लड़ना, उनके लिए पॉसिबल है, पर माँ बाप से लड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है. इसीलिए पहला स्टेप है कि आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, आप उनके साथ खड़े रहिए हर एक सिचुएशन में. उनका जो बहुत ही क्या जेंडर जो एक्सप्रेशन है बहुत डिफरेंट होते हैं, जैसे कि उनके क्लोथिंग, उनके ज्वेलरी, उनके हेयर स्टाइल्स, वो जैसे है, अगर वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर उनके यूथ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं,
अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में बाकी लोग भी, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं 2020 में खड़े होके कि लोग एक्सेप्ट करना शुरू किए हैं कि ये जो है ये नॉर्मल है, बाकी उनके जैसा ही है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि सेक्सुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ आवर मी, तो ये पूरा हम नहीं है। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग इसको लेके बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बैटल करने लगते हैं तो बाकी जो हमारे टैलेंट्स है, जो एम्बिशंस है, जो लाइफ गोल्स है, उससे हट जाते हैं। तो बाकी सारी चीज ही और बच्चों की तरह सेम ही है उनके अंदर। आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो सारे अपने जो भी लाइफ गोल्स है वो अचीव कर पाएंगे। उसके साथ साथ ये भी एक जगह है, काफी ऐसे मैंने देखा है सिचुएशन जहाँ पे एक पेरेंट ने एक्सेप्ट किया है, दूसरे ने नहीं किया है, 2-3 साल हो गए फिर भी नहीं किए हैं, लेकिन एक पेरेंट का एक्सेप्टेंस भी बहुत होता है। और यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ मिसकंसेप्शंस है, जैसे कि एक मैंने कहा कि ये कोई चॉइस नहीं है, वैसा ही ये कोई डिजीज भी नहीं है। और ये है कि ये आप बहुत सारी सिचुएशन में देखा जाता है कि एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को ब्लेम करते हैं कि आप ही कारण हो, इसी वजह से बच्चा ऐसा बना है, या फिर बच्चे को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये ब्लेम करना कहीं भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि ये आप मैं कोई भी रीजन नहीं है, ये चीज इनके अंदर वैसे ही एक्सप्रेस हुआ है जैसे कि हेट्रोसेक्सुअलिटी होता है। तो ये सारी चीज जब क्लियर होगा तब मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। एटलीस्ट कुछ हद तक तो अभी तक हुआ ही। जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ब्लेमिंग करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ब्लेमिंग करने से अगर उसका ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसको अगर अगर जो लोग समझते हैं कि वो कन्वर्ट हो सकता है तो ब्लेमिंग करना हमारे हिसाब से ठीक है, ऐसा अगर पॉसिबल है तो, राइट। तो एक बेसिकली प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए इस अप्रोच के अंदर कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसको हमने सॉर्ट आउट करना है, या बीती हुई बातों को लेके हमने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्लेमिंग से कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। सर आप क्या इस पे बताना चाहेंगे? कोई फेज भी नहीं है, आई एम सॉरी, ये कोई फेज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको ये अभी है चला जाएगा, तो जी ऐसा भी नहीं है। तो ये सारे जो है मिसकंसेप्शन ये दूर होना चाहिए। हाँ सर प्लीज आप। डेफिनेटली मैम, आपने बहुत हद तक सही बताया कि ये कोई फेज नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी है। लाइक हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग्स होती है वैसे होमोसेक्सुअल फीलिंग्स भी हो सकती है। सो इस पे सी देयर आर, जैसे मूवीज भी बन रही हैं। मैं बात करता हूँ अभी लेटेस्ट मूवी जो आने वाली है, लक्ष्मी बॉम्ब। अगर आपने उनका साउथ मूवी का वर्जन देखा है तो डेफिनेटली कल मैं कपिल अगर मूवीज बॉलीवुड में ट्रांसजेंडर का पोर्ट्रे हो सकता है तो व्हाई नॉट वी कैन एक्सेप्ट इन सोसाइटी। और वैसे भी लॉ पास हो चुका है डेफिनेट। और कल ट्रांसजेंडर जो आए थे उसमें उन्होंने यही बोला था कि पीपल should start accepting, they want the equal respect as they are giving to males and females as they are giving to the married couple। पर इस केस में जनरली जो होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है हर फैमिली का, हर कम्युनिटी मेंबर का। तो मैनी दे हैव टू फेस मैनी इश्यूज, जैसे डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं सोसाइटी से, उनको आइसोलेट कर देते हैं। इसके अलावा हैरासमेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया वायलेंस हो सकता है। दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, लोनलीनेस, होमलेसनेस। एज अ रिजल्ट सब्सटेंस अब्यूज इनमें काफी हद तक पाया जा सकता है। पेरेंटल जो सपोर्ट है, एटीट्यूड है, काफी हद तक डिफरेंस डेफिनेटली मेंटेन करता है। तो एक स्टडी थी बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में जिसमें ये शो किया गया था कि फैमिलीज एंड केयर गिवर्स दे हैव अ मेजर रोल इन LGBT चिल्ड्रंस वेलबींग। फैमिली एक्सेप्टेंस से क्या चीज होती है, ग्रेटर सेल्फ एस्टीम मिलता है, एक प्रकार का सपोर्ट सिस्टम और एक जनरल हेल्थ स्टेटस मिलता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल बिहेवियर और एनी काइंड ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर और एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। तो डेफिनेटली ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक जैसे हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग्स होती है वैसे ही होमोसेक्सुअल फीलिंग्स होती है। वैसे जैसे बॉय और गर्ल अट्रैक्टेड होते हैं वैसे ही बॉय और बॉय भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, गर्ल और गर्ल भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस की जरूरत है। ब्लेमिंग से रादर इट विल वर्सन द सिचुएशन, रादर द मेंटल हेल्थ स्टेटस विल बी वर्सन। बिकॉज मैंने अपनी 7 ईयर्स के प्रैक्टिस में 2 से 3 केसेस देखे हैं। डेफिनेटली काउंसलिंग का बहुत ही अहम रोल होता है। और
जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी काफी हद तक प्रेसिपिटेट कर जाता है। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस धीरे धीरे करके होगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, और इसको हम डिजीज ना समझें, और ये कोई फॉल्टी पेरेंटिंग की वजह से भी नहीं होती है। आई थिंक जो बॉलीवुड में मूवीज हैं या साउथ की जो मूवीज बनी है, होपफुली इट विल हैव अ डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द जनरल पब्लिक, एंड आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैम ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि आपने भी बताया कि काउंसलिंग का एक रोल है। मैं ये बताना चाहूँगा, काउंसलिंग इसलिए नहीं करवानी है कि उसका ये फीलिंग्स हट जाए। काउंसलिंग इसलिए करवानी है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, हम इस सोसाइटी में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। उनको भी उनके राइट टू लिव है, उनके राइट टू फ्रीडम है, वो कुछ भी चीज़ चूज कर सकते हैं करने के लिए। इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें काउंसलिंग करवाने की जरूरत है, एक बायसनेस को तोड़ने के लिए काउंसलिंग करवाने की जरूरत है। तो मैम टाइम बड़ा शॉर्ट हो रहा है, तो इसमें एक क्वेश्चन, मैं लास्ट क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि नाउ अब हमें सब कुछ पता है, जैसा आपने बताया, गाइड किया। अब ऐसी सोसाइटी को इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सोसाइटी धीरे धीरे अभी अवेयर हो रहे हैं, वो अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, वो जान रहे हैं। और ये जो सर मूवीज की बात कर रहे हैं, मुझे भी सुनते सुनते याद आया, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कहा था, ये जो शुभ मंगल सावधान 2 बोल के फिल्म आया था आयुष्मान खुराना की, तो उसमें मेरे जो एक स्टूडेंट है, ही वाज अ मेल, तो उन्होंने अपने मम्मी को साथ में बिठा कर ये मूवी दिखाए थे, ताकि वो ये बात बता पाए कि देखिए ऐसा अगर है तो आर यू ओके विथ इट। तो ये अलग बात है कि इनिशियली उनके मम्मी को सब समझ आ रहा था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और अभी तक ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि कहते हैं कि मेरा पढ़ाई जब खत्म हो जाएगा तब मैं बाहर चला जाऊंगा, बाहर, क्योंकि वहां पे एक्सेप्टेंस ज्यादा है इंडिया के जैसा फाइट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि जिनके फैमिली में एटलीस्ट एक पेरेंट ने एक्सेप्ट किया है, या फिर दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर कोई कोई क्लाइंट है जिन्होंने पूरा एक्सटेंडेड फैमिली को बिठा के इसमें बात किया है, जिसमें से ज्यादातर जो कि आज के जनरेशन है, उनके कजन्स वगैरह, वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स सोसाइटी धीरे धीरे अवेयर हो रहा है इन चीजों को लेके। और जैसा मैंने कहा कि अपने आप को एजुकेट करना, इन चीजों के बारे में पढ़ना जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम लोग समझ पाए कि जैसे हमारे प्यूबर्टी में एक हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग जो जैसा नेचुरल आता है, वो कोई सिखाता नहीं है, ये नॉर्मली आ जाता है, वैसे ही इनके जो भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी मच नॉर्मल, दे आर एब्सोल्युटली, दे डू नॉट हैव एनी डिजीज और दे आर नॉट क्रिमिनल। तो ये सारे चीज जब जब शुरू करेंगे लोग समझना, और एक नॉन जजमेंटल एक व्यू रखेंगे, जो सर भी कह रहे थे कि हम क्रिटिसाइज करने से पहले, कोई जजमेंट देने से पहले पहले सुनेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, ताकि उनके सारे अलग जो भी उनके और भी गुण है, उसके साथ साथ ये लेके वो फ्रीली हमारी ही सोसाइटी में हमारे साथ जी पाए। जी डॉक्टर अंशुल। सी बेसिकली तो अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में। वो कैसे होगी? अबाउट साइको एजुकेशन और इनकी काउंसलिंग के थ्रू। काउंसलिंग से हमें इनकी फीलिंग्स को डेफिनेटली, जैसे बोला, हर्ट नहीं करना है। इनको बेसिकली समझने की जरूरत है, और फैमिली एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। और डेफिनेटली जैसे हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग्स होती है, वैसे ही होमोसेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं। ये सारा अवेयरनेस सोसाइटी में लाने की जरूरत है, तब जाके आई थिंक धीरे धीरे करके लोगों में इसके बारे में भी काफी हद तक जानकारी आएगी। और जैसे बहुत सी मूवीज हैं, इनफैक्ट काफी हद तक मूवीज का ही बहुत अहम रोल होता है, तो पब्लिक डेफिनेटली दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग भी, जैसे हेट्रोसेक्सुअल है, बिकॉज सी काफी पास्ट टाइम से हेट्रोसेक्सुअल या फीलिंग नॉर्मल फीलिंग्स की तरफ हम हेट्रोसेक्सुअल की तरफ है। उनको लगता है कि भाई लड़का और लड़की ही फीलिंग्स होती है और कोई फीलिंग्स नहीं होती है। पर यदि अवेयरनेस इसके बारे में और की जाए तो डेफिनेटली लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी। और उसके लिए डेफिनेटली पढ़ने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी, और डेफिनेटली काउंसलिंग की भी जरूरत है। काउंसलिंग खाली बच्चे की नहीं, पेरेंट्स की भी जरूरत है, ताकि उनको अवेयर करे कि भाई ये डिसऑर्डर नहीं है, एक नॉर्मल फीलिंग है।
जैसे हेटेरोसेक्सुअल फीलिंग होती है, बस एक एक्सेप्टेंस की बात है। जी, थैंक यू डॉक्टर अंशुल। बेसिकली इसको सेशन को मैं यहाँ पे कंक्लूड करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत बहुत मेरे को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। अब बेसिक ये है कि ये चीज राइट है रॉन्ग है ये आप लोगों का अपना डिसीजन है, बट हम सामने वाले की फीलिंग को भी रिस्पेक्ट दें, उनकी फीलिंग्स को भी हम समझें कि एट प्रेजेंट सिनारियो के अंदर हमें हमारे बच्चे की हैप्पीनेस चाहिए या हमें समाज की बातों को फेस करना। मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरी प्रायोरिटी मेरे पेरेंट्स है, मेरी प्रायोरिटी मेरे चिल्ड्रंस है। तो द थिंग इज दैट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट इट्स अ नॉर्मल थिंग। जैसा मैम ने बताया कि ये डिसऑर्डर नहीं है, इट्स जस्ट अ फीलिंग ड्यू टू द हार्मोनल और केमिकल चेंजेस। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि मेरा जो फीलिंग है, मेरा टेस्ट सॉल्टी भी हो सकता है, मेरा टेस्ट स्वीट भी हो सकता है। एक फैमिली में डिफरेंट टेस्ट के जब पर्सन रह सकते हैं तो डिफरेंट फीलिंग्स की क्यों नहीं। तो इसको मैं यहाँ क्लोज आउट करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हमें एक्सेप्टेंस के लिए अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने ये आज ये सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। तो मैम को मैं थैंक्स देना चाहूंगा कि मैम ने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ पे हमें इतनी अवेयरनेस फैलाई, इसके बारे में बताया। और साथ में डॉक्टर अंशुल का भी देना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू प्रतीक, थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू। एवरीवन।